तो सुनो बेटा, हमारे वर्क एनर्जी पावर में अभी क्या क्या बाकी रह गया है। मेन जो टॉपिक है, एक आध तो बहुत छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, उनको तो न्यूमेरिकल के साथ ले लेंगे। जो बड़ा टॉपिक है वो कोलिजन से जुड़ा हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, लॉस ऑफ एनर्जी इन इनइलास्टिक कोलिजन वगैरह। बाकी जो ये होते हैं ना, पावर का फॉर्मूला, वर्क अपॉन टाइम, पावर क्या है, ये सब न्यूमेरिकल के साथ हो जाएगा। वो 2-2 मिनट की डेफिनेशन है, उसके चक्कर में अलग से एक लेक्चर और नहीं लगा रहे। तो कल से न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। आज थ्योरी का लास्ट डे है, और यदि फिर भी स्कूल में आपके कोई एक्स्ट्रा टॉपिक कराया गया हो तो मुझे लिख के भेज देना, वो भी कल न्यूमेरिकल के साथ ही शुरू कर दूंगा। सबसे पहले आप लोग मेरी वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि कोलिजन 3 तरह के होते हैं। कोलिजन है क्या? टकराना। मान लो बेटा, m1 मास की बॉडी u1 वेलोसिटी से जा रही है, m2 मास की बॉडी u2 वेलोसिटी से जा रही है। ये पिक्चर है बिफोर कोलिजन, यानी टक्कर होने से पहले की। अब इनमें हो गया कोलिजन, m1 की फाइनल वेलोसिटी बन गई v1 और m2 की फाइनल वेलोसिटी बन गई v2। तो ये फिगर कब की है? दोनों बॉडीज की फिगर है कोलिजन होने से पहले। और ये फिगर कब की है बेटा? कोलिजन होने के बाद। तो मुझे दोनों वेलोसिटीज का पता होना जरूरी है। आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन करा चुका हूं। अब मैं बता रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का सिंबल है E। इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बुक्स के अंदर इसके बारे में बहुत कम दिया गया है। दिया हुआ है, हर बुक में दिया हुआ है, लेकिन बहुत कम दिया हुआ है। और इस पे 11th में जो स्टैंडर्ड का पेपर बनाते हैं स्कूल, वहां तो क्वेश्चन आता ही है, कंपटीशन में बहुत आते हैं, 11th में भी और कंपटीशन में भी। देखो बेटा, 3 तरह के कोलिजन है। पहला है इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में रहेगा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। दूसरा कोलिजन होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन उसे कहा जाता है, देख मोमेंटम तो सब में ही कंजर्व रहता है। टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये हर तरह के कोलिजन में लगेगा। लेकिन इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। इसके अंदर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। सर एक बच्चा वेटिंग रूम में है। बेटा अभी 1 मिनट रुक जाओ, पहले टॉपिक पूरा कर लूं, फिर मैं ले लूंगा अभी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। तो क्या क्या देखा? परफेक्टली इनइलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व्ड है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी खो जाती है। और इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ध्यान से सुन लो, फाइनल वेलोसिटीज v1 और v2 बराबर हो जाती हैं। एग्जांपल दो, एक लकड़ी के गुटके में मैंने गोली मारी, 2 चीजें टकरा रही है, एक वुडन ब्लॉक और एक बुलेट। बुलेट वुड के अंदर धंस गई। अब जहां भी जाएंगे दोनों एक साथ जाएंगे, चलेंगे तो एक साथ, रुकेंगे तो एक साथ। तो ऐसा कोलिजन जिसमें टक्कर होने के बाद दोनों चीजें एक हो जाए या एक ही स्पीड से चले, वो होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। इसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस इससे ज्यादा कहीं नहीं हो सकता। और पहचान सिर्फ एक है, फाइनल वेलोसिटीज दोनों की सेम है। तीसरा कोलिजन होता है बेटा इनइलास्टिक। इनइलास्टिक, ये मेरे बेटा इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक के बीच की कड़ी है। यहां तो काइनेटिक एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस नहीं होता, यहां मैक्सिमम लॉस हो जाता है। यहां पर
सम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। मोमेंटम तो कंजर्व्ड है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, लेकिन सम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। सम का मतलब मैक्सिमम लॉस नहीं हुई, कुछ लॉस हो गई। जैसे बेटा 30% काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई, बाकी काइनेटिक एनर्जी है। 40% काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई, 60% बाकी है। तो जहां मैक्सिमम लॉस ना हो, कुछ लॉस हो, तो यहां तो बिल्कुल ही लॉस नहीं हुआ, यहां सबसे ज्यादा लॉस हो गया। यहां पर बीच की स्टेज है, तो ये जो परफेक्टली इनइलास्टिक और इलास्टिक के बीच की कड़ी होती है इनइलास्टिक। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटीज का डिफरेंस अपॉन इनिशियल वेलोसिटीज का डिफरेंस। फाइनल वेलोसिटीज v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटीज का डिफरेंस अपॉन इनिशियल वेलोसिटीज का डिफरेंस v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। 4 बच्चे हैं वेटिंग रूम में। सर इन इलास्टिक में टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती ना? टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। तुम जानते हो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैं कह रहा हूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी खो जाती है। अब वो भले ही पोटेंशियल में बदल जाए, भले ही हीट में बदल जाए, काइनेटिक तो नहीं रही ना। तो टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व है सब में। टोटल एनर्जी यहां भी कंजर्व है, यहां भी और यहां भी। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। हमारे साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला तैयार किया है जिससे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन उसे कहते हैं, जिससे हमें इन तीनों में के बारे में काफी जानकारी मिल सकती है। न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। तुम्हें मैंने पहले भी बताया था, फॉर्मूले कोई जमीन में खुदाई में नहीं निकले, ये हमारे साइंटिस्ट के बनाए हुए फॉर्मूले हैं। क्या सोच के उन्होंने इसका नाम रखा, क्या सोच करके यही फॉर्मूला बनाया, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 क्यों लिया, हमें किसी को नहीं मालूम। बस चला आ रहा है फॉर्मूला है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है 1। परफेक्टली इनइलास्टिक में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है 0। अब क्योंकि इनइलास्टिक, हर वो कोलिजन जो इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक के बीच में है वो इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक कोलिजन तो हजारों तरह के हो सकते हैं। किसी में 10% काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, किसी में 15% काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, किसी में 20% लॉस हुआ। तो इसकी फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते, बस इतना बता सकते हैं कि ई की वैल्यू इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक के बीच में होगी, यानी 0 और 1 के बीच में होगी। जैसे इसमें तो पक्का याद कर सकते हो कि ई की वैल्यू 1 है इलास्टिक कोलिजन में। परफेक्टली इनइलास्टिक में आप याद कर सकते हो कि ई की वैल्यू 0 है फिक्स। अब कोई मेरे से कहे कि इनइलास्टिक में क्या है ई की वैल्यू, बेटा ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, यानी कि इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक और इलास्टिक के बीच में कुछ भी हो सकती है। हाफ भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है, 1/4 भी हो सकती है, 1/5 भी हो सकती है। ई 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। जब ई मैक्सिमम होगा 1, तो काइनेटिक एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा, बिल्कुल भी। और जब ई मिनिमम होगा 0, तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस होगा। यानी ई जितना बड़ा काइनेटिक एनर्जी का उतना कम लॉस, और ई जितना छोटा काइनेटिक एनर्जी का उतना ज्यादा लॉस। जैसे मैं कहूं E इज इक्वल टू हाफ में और E इज इक्वल टू 1/3 में, किस केस में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा? तो E इज इक्वल टू हाफ बड़ा है, E इज इक्वल टू 1/3 छोटा है। तो जिसमें E कम है वहां काइनेटिक एनर्जी का ज्यादा लॉस होता है। अब ये 1 और 0 आए कहां से? तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा, भाई इन दोनों की तो फिक्स वैल्यू है, ये तो कुछ भी हो सकता है, तो इन दोनों के बारे में बता देता हूं। पहला केस
इलास्टिक कोलिजन, मेरे बेटा इलास्टिक कोलिजन में मैंने कहा था मोमेंटम, शुरू का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम बराबर होता है, और शुरू की काइनेटिक एनर्जी और बाद की काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है। तो शुरू का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम, तो बाद का मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2, m1v1 प्लस m2v2 दोनों का टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2, 1 एक तरफ, m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू m2u2 माइनस m2v2, m1 कॉमन, ब्रैकेट में v1 माइनस u1। कई बच्चों को याद आ रहा होगा ऐसा सा डेरिवेशन किया था, लेकिन ये वो नहीं है। m2 u2 माइनस v2, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन बनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, क्योंकि ये तो हमेशा ही कंजर्व रहता है। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, चाहे इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो या परफेक्टली इनइलास्टिक, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमेशा ही बराबर होते हैं। अच्छा, जो बच्चे u और v एक सा बनाते हैं वो थोड़ी देर में खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ये u था या v लिखा था। तो इसमें u और v में खास डिफरेंस दिखना चाहिए। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। सबसे पहले जगह बचाने के लिए हाफ से हाफ यही कर देता हूं साफ। इस डेरिवेशन को खुद कर लेना, ये शीट में नहीं मिलेगा पूरा डेरिवेशन, इसे अपने आप करना है, वीडियो ले लेना बाद में। अब इसके बाद 1 1 एक तरफ, 2 2 एक तरफ, तो m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 u1 स्क्वायर बराबर m2 u2 स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर। अब इसमें m1 कॉमन आ गया, इसमें m2 कॉमन आ गया। अब m1 ब्रैकेट में v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर, जो होता है v1 माइनस u1 इंटू v1 प्लस u1। इधर की तरफ m2 कॉमन, ब्रैकेट में u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, तो u2 माइनस v2, u2 प्लस v2। ये है सेकंड इक्वेशन। अब आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड 2 बाय 1। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करो, राइट साइड को राइट से। m1 से m1 कट जाएगा, v1 माइनस u1 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ v1 प्लस u1। अब इसको इससे डिवाइड करो, सेकंड को फर्स्ट से, m2 से m2 कट गया, u2 माइनस v2 कट गया, बचेगा u2 प्लस v2। अब इसके बाद v एक तरफ, u एक तरफ, दोबारा समझना पड़ेगा, इसे दोबारा करना बाद में वीडियो निकाल के। v2 माइनस v1, u1 माइनस u2, v2 माइनस v1, u1 माइनस u2। अब u1 माइनस u2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, u1 माइनस u2 से लेफ्ट में भी डिवाइड कर दो, और राइट में भी u1 माइनस u2 से डिवाइड कर दो। तो राइट में तो 1 रह गया, और इस तरह से प्रूफ हो गया। आप बताओ v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज 1, लेकिन v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज e, तो यानी कि बेटा e इज इक्वल टू 1। मैं यही तो कह रहा था, इलास्टिक कोलिजन में देख बेटा, जिस बच्चे ने इलास्टिक कोलिजन का पहला वीडियो देखा है, ये यहां से यहां तक बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल सेम। और जिसने मेरे कहने के बाद भी नहीं पढ़ा बेटा, उनके लिए तो मैं पता क्या कर सकता हूं, सेम है। लेकिन फिर भी मैंने पूरा करवाया, यहां से इन दोनों को सिर्फ डिवाइड कर दिया, ये वहां भी किया था, बस यहां के बाद ये स्टेप बदला है। v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 1, यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1। तो मैंने कहा था कि इलास्टिक कोलिजन में E1 होता है, तो वो प्रूफ करके दिखा दिया। अच्छा, इनइलास्टिक कोलिजन में
E 0 होता है, वो मैं ओरली प्रूफ कर दूंगा, आप लिख लेना। मैंने कहा था परफेक्टली इनइलास्टिक में, सॉरी, परफेक्टली इनइलास्टिक में दोनों चीजें एक ही वेलोसिटी से चलती हैं टक्कर के बाद, यही इकलौती पहचान है। जैसे मैंने कहा था कि एक वुडन ब्लॉक में गोली मार दो, गोली उसके अंदर फंस जाए, फिर जहां भी जाए एक साथ जाए, तो वो है, यानी V1 और V2 बराबर है। अब यदि V1 और V2 बराबर है तो E की वैल्यू क्या आएगी? यदि V1 और V2 बराबर है तो V2 माइनस V1 तो 0 हो जाएगा, 0 में कुछ भी डिवाइड करो 0 ही आएगा, तो E रहेगा 0। अब मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के कुछ यूजेस बताता हूं और इसके बारे में और जान पहचान बढ़ाता हूं। आज मेन टारगेट हमारा इसी पर है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और उसके यूजेस पर। इसके नोट्स सिर्फ बनाओगे नहीं, बना करके मुझे भेजोगे भी, लेकिन आज मत भेजना, आज मैं टेस्ट कॉपी टैली कर रहा हूँ, वो व्हाट्सएप के में सारे मर्ज हो जाएंगे आगे पीछे। कल सुबह मैंने खुद ही काफी टाइम दे दिया, मुझे इसके नोट्स बना करके व्हाट्सएप कर देना और मैं लिस्ट बनाऊंगा कि अब की बार किस किसने भेजे, किस किसने नहीं। जिसने नहीं भेजे वो शैतान सिंह। तो ये बेटा आगे बढ़ते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एक बात बताओ बेटा, जब हमारी अर्थ पर कोई बॉल u वेलोसिटी से टकराए तो कितनी वेलोसिटी से उछलती है? यदि प्रैक्टिकली देखा जाए तो उतनी ही वेलोसिटी से नहीं उछलती, थोड़ी कम वेलोसिटी से उछलती है। दुनिया में 100% इलास्टिक कोलिजन बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि 100% इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस नहीं होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है, तुमने देखा होगा कार और बाइक टकरा गई, तुम्हें साउंड सुनाई दी, साउंड एनर्जी पैदा हुई, तो कोई ना कोई एनर्जी तो खर्च होगी, वो काइनेटिक एनर्जी खर्च हो गई, काइनेटिक एनर्जी कुछ खर्च हो गई। इसी तरह से दो बॉल टकराई, बॉल टकराने पे आवाज पैदा हुई और छू के देखोगे थोड़ी हीट भी पैदा होती है, वो हमें भले ही महसूस ना हो हाथों से। तो यदि साउंड एनर्जी बनी, हीट एनर्जी बनी, तो कोई तो एनर्जी खर्च होगी मेरे बेटा, वो काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है। यही काइनेटिक एनर्जी जो है वो खर्च होती है, वो साउंड में बदल जाती है, वो हीट में बदल जाती है और भी तमाम एनर्जी में बदल जाती है। टाइप्स ऑफ एनर्जी के ऊपर मैं लेक्चर नहीं दे रहा मैं बता दे रहा हूं बेटा, एग्जाम में आ जाता है, वो 9th-10th का क्वेश्चन है, वैसे 11th में कोई देता तो है नहीं, लेकिन पता होना चाहिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर देयर। तो बेटा बहुत सारी एनर्जी है, कोई भी 4-6 लिखे आना, जिसमें साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी जिसे एटॉमिक एनर्जी भी कहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी एनर्जी है। और इसके ऊपर यदि कहोगे तो मैं बताऊंगा कौन कौन से टाइप की एनर्जी होती है, नहीं तो मैंने शीट में कुछ 4-6 एनर्जी लिख रखा है, उनके बारे में उन्हें रीडिंग लगा लेना। तो मैं ये बता रहा था कि जब हमारी अर्थ पर बॉल टकराती है u वेलोसिटी से, तो v वेलोसिटी से उछलती है। क्या इस v का पता लगा सकते हैं कितने से उछलेगी? तो जवाब है यस। यहां दो चीजों की टक्कर हो रही है, याद रखिए कोलिजन एक चीज का नहीं होता, दो चीजों का होता है। तो कई बच्चे कहते हैं दो चीजें कौन? पहली चीज है बॉल और दूसरी चीज है अर्थ। पहली बॉडी है बॉल, तो 1 को मैं मान लेता हूं बॉल और 2 को मैं मान लेता हूं अर्थ। तो जब मैं u1 कहूं तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, v1 कहूं तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल, 1 फॉर बॉल, u2 कहे तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अर्थ और v2 कहे तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अब बेटा u1 v1 क्या है, u2 v2 क्या है? तो u1 है u,
v1 है v, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस का साइन किसी में भी एक में लगा दो। यदि डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहे हो तो अपवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड को नेगेटिव ले रहे हो तो डाउनवर्ड पॉजिटिव। u1 हो गया माइनस u, v1 हो गया v। अच्छा अब आता है u2 और v2, ये अर्थ की वेलोसिटीज है। मेरे बेटा अर्थ तो टक्कर से पहले भी रुकी हुई थी, टक्कर के बाद भी रुकी हुई है। ये तो है नहीं बॉल जमीन पे टकराई और फड़फड़ा गई। तो यहां अर्थ पहले भी स्टेशनरी थी और अब भी स्टेशनरी है। ये बेटा u1 और v1 हमें मिल गए, u2 और v2। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। जरा वैल्यूज रखो, v2 है 0, हटा दिया, u2 है 0, हटा दिया। अब ऊपर रह गया माइनस v1 अपॉन u1। v1 है v तो माइनस v1 है माइनस v, और u1 है माइनस u, माइनस u। समझ गए क्यों कह रहा हूं आज रात को आपको इसका रिवीजन करना है प्रॉपर। तो माइनस से माइनस कट गया तो E इज इक्वल टू V अपॉन U, यानी कि बेटा V इज इक्वल टू EU। यदि बॉल U वेलोसिटी से टकराती है, V वेलोसिटी से उछलती है, तो आगे से V की जगह EU कह सकते हो। जो बॉल U वेलोसिटी से जमीन पर टकराती है वो बॉल EU वेलोसिटी से उछलती है। मैंने कहा था E जितना बड़ा होगा काइनेटिक एनर्जी का उतना कम लॉस होगा, E जितना छोटा होगा काइनेटिक एनर्जी का उतना ज्यादा लॉस होगा। एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लो बेटा एक बॉल U वेलोसिटी से टकराई, उछलेगी किस वेलोसिटी से? यदि E की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू हाफ है, E की वैल्यू 0 है। यदि U से आती है तो EU से उछलती है। अब E यदि 1 है तो U वेलोसिटी से ही उछलेगी 1U। E यदि हाफ है तो ये हाफ U वेलोसिटी से उछलेगी, और E 0 है तो 0U वेलोसिटी से उछलेगी, यानी उछलेगी नहीं। U वेलोसिटी से आती है बॉल जमीन पर तो EU वेलोसिटी से ऊपर वापस जाती है। अब E की वैल्यू तमाम हो सकती है, अलग अलग मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलग अलग होता है। कई रबर की बॉल ऐसी आती है जमीन पर टकरा करके बहुत ऊंचा उछलती हैं, उनमें E लार्ज होता है। कुछ ऐसी होती है बॉल जमीन पे टकरा के बहुत धीरे से उछलती हैं, उनमें E कम होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे गीली मिट्टी का गोला जमीन पे टकरा के उछलता ही नहीं, उनमें E होता है 0। तो जो U वेलोसिटी से आएगा वो EU वेलोसिटी से उछलेगा, जो U वेलोसिटी से आएगा वो EU वेलोसिटी से उछलेगा। E 1 है तो 1U से उछलेगा, E 1/2 है तो हाफ U से उछलेगा, E 1/4 है तो 1/4U से उछलेगा, E 1/10 है तो 1/10U से उछलेगा, और E 0 है तो उछलेगा ही नहीं। तो आप देख सकते हो यहां तो काइनेटिक एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस ही नहीं हुआ E इक्वल टू 1 में। जितनी स्पीड से आया उतनी स्पीड से गया, डायरेक्शन का फर्क ही नहीं पड़ता, काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर। यदि जितनी स्पीड से आया उतनी स्पीड से गया तो देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यही तो इलास्टिक की पहचान है। और E बराबर 0 पे ये उछला ही नहीं, जितनी वेलोसिटी से आया सारी एनर्जी खो दी, और यदि सारी एनर्जी खो दी तो यही तो परफेक्टली इनइलास्टिक है। अब बीच में तो सैकड़ों केस हो सकते हैं, E is equal to half, E is equal to 1/4, E is equal to 1/6। तो ये सारे केस इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक के बीच वाले सारे केस ये कहलाते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक की रेंज बहुत बड़ी है। अच्छा, एक बार जेई मेंस में क्वेश्चन आया था कि एक बॉल U वेलोसिटी से जमीन पर टकराती है और जमीन पे बार बार टप्पा खाती है, बार बार टप्पा खाती है।
टप्पा जानते हो? तो 5वीं बार जब टप्पा खा के उछलेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 5वीं बार जमीन से टकरा के उछलेगी तो वेलोसिटी क्या होगी? मैं समझ गया, जब पहली बार u वेलोसिटी से जमीन पर टकराएगी तो eu वेलोसिटी से उछलेगी। अब जब वापस आएगी ग्राउंड पर eu वेलोसिटी से टकराएगी। भाई जितनी वेलोसिटी से जाती है उतनी वेलोसिटी से वापस आती है। हम एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आपने भी न्यूमेरिकल में करा हुआ है कि ऊपर जाते समय जो वेलोसिटी होती है वापस आते समय वही वेलोसिटी होती है। तो जमीन पर पहली बार आई u वेलोसिटी से, उछली eu से, यानी e मल्टीप्लाई हो गया। अब जमीन पर आई eu वेलोसिटी से तो उछलेगी e स्क्वायर u वेलोसिटी से। भाई u में e मल्टीप्लाई होकर के उछली थी दोबारा। कोई u से आएगा तो eu से उछलेगा e मल्टीप्लाई। तो यदि eu से आएगा तो e स्क्वायर u से उछलेगा क्योंकि एक ही और मल्टीप्लाई। तो जब दूसरी बार उछलेगी तो e स्क्वायर u से उछलेगी और e स्क्वायर u वेलोसिटी से ही वापस आएगी। अब तीसरी बार उछलेगी। मन मन में मुझे पता है आप जवाब दे सकते हो, सब समझ में आ गया। e स्क्वायर u से टकराई ग्राउंड पर तो e क्यूब u से उछलेगी और जब जमीन पर आएगी e क्यूब u से, तो ये तो एक ट्रेंड मिल गया। पहली टक्कर के बाद उछलेगी eu से, दूसरी टक्कर के बाद उछलेगी e स्क्वायर u से, तीसरे कोलिजन के बाद उछलेगी e क्यूब u से। तो मैं कहूं 5वें कोलिजन के बाद कितने वेलोसिटी से उछलेगी? e रेज़ पावर 5 u से। 10वें कोलिजन के बाद उछलेगी e रेज़ पावर 10 u से। e की वैल्यू जो भी एग्जाम में दे वो पुट कर देना। यदि इसका मतलब ये हो गया e की वैल्यू हाफ है तो u वेलोसिटी से आई तो पहली बार हाफ u से उछलेगी, हाफ मल्टीप्लाई। दूसरी बार 1/4 u से उछलेगी, हाफ और मल्टीप्लाई। तीसरी बार 1/8 u से उछलेगी, हाफ और मल्टीप्लाई। चलता रहता है सिलसिला। तो आई थिंक इसके बारे में समझ में आ गया। अब यहां पर आता है, ये भी आ गया कि मैक्सिमम कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो सकता है। और पहली बात तो हमें ये प्रूव करना है कि टक्कर होगी तो लॉस जरूर होगा। कभी भी ये नहीं हो सकता कि लॉस ना हो। तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? भाई इलास्टिक कोलिजन को छोड़ दिया जाए, वो एक इमेजिनरी सा कंसेप्ट है। तुम जानते हो टक्करें होंगी तो साउंड, हीट, कुछ ना कुछ पैदा जरूर होंगी। तो हर कोलिजन में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है। 100% इलास्टिक कोलिजन दुनिया में तो मिले नहीं। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल को कहा जाता है कि वो इलास्टिक कोलिजन करते हैं, लेकिन आइडियल गैस ही ना मिली आज तक। आइडियल गैस वो है जिसके मॉलिक्यूल एक दूसरे पे कोई फोर्स ना लगाए, ये ना लगाए, तमाम वो। तो मतलब ये है कि इलास्टिक कोलिजन एक तरह से ये समझ लो एक हाइपोथेटिकल सा कंसेप्ट है, और जबकि न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इलास्टिक कोलिजन के ही आते हैं। मेरे से कहा जा रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस हो सकता है, मैक्सिमम। तो मैं तुरंत परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में चला गया। भाई मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस हो सकता है? तो जवाब है मिनिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी तो 0 है ना। मिनिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, भाई 0 का मतलब हुआ ही नहीं इलास्टिक कोलिजन। लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस हो सकता है? वो होता है, मैक्सिमम लॉस होता है जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होते हैं। मिनिमम 0 हुआ ही नहीं। मैक्सिमम निकालता हूं, m1 मास u1 वेलोसिटी से जा रहा था, m2 मास u2 वेलोसिटी से जा रहा था, इनकी टक्कर हो गई। ये टकराने से पहले की फिगर है। टक्कर होने के बाद ये दोनों सेम वेलोसिटी से चलने लगे, m1 भी v वेलोसिटी से, m2 भी v वेलोसिटी से। मैंने आपको, देख मेरी बातें याद रखा करो,
परफेक्टली इलास्टिक की पहचान ये है कि दोनों चीजें एक ही वेलोसिटी से चलती हैं टक्कर के बाद। आज आते ही मेरे ख्याल में सबसे पहले शुरुआत में इसी बात से शुरुआत करी थी। एग्जाम्पल भी दिया था कि एक वुडन ब्लॉक में गोली मार दो, गोली वुडन ब्लॉक में फंस गई, जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। एक बाइक में बस ने टक्कर मारी, बाइक बस में फंस गई, जहां भी जा रहे हैं साथ ही जा रहे हैं। ऐसा कोलिजन जिसमें टक्कर होने के बाद दोनों सेम स्पीड से चलें, सेम वेलोसिटी से, बल्कि ज्यादा बेटर है कि डायरेक्शन भी सेम रहे, तो वही कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो ये टक्कर होने से पहले तो अलग अलग वेलोसिटी थी, क्योंकि ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का केस है, तो फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 बराबर है। जब दो चीजें बराबर है तो 1 और 2 क्यों लगाओ? 1 और 2 तो तब लगाते हैं ये दिखाने के लिए कि ये अलग अलग है। अब लगा दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी का लॉ मत लगा देना, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में सेम रहती है, इनिशियल और फाइनल। लेकिन मोमेंटम हर कोलिजन में सेम रहता है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम m1v प्लस m2v इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2। v कॉमन, ब्रैकेट में m1 प्लस m2, राइट साइड में m1u1 प्लस m2u2। m1 प्लस m2 को नीचे ले आए। अच्छा, बैच खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग बंद करके 1 मिनट कुछ बात करूंगा, भाग मत जाना, एकदम खत्म होते ही कुछ बताना है। तो m1 प्लस m2 को नीचे ले आए, यही है फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। कब बेटा? ये परफेक्टली इनइलास्टिक में। परफेक्टली इलास्टिक में आप लोग याद कर ही चुके होंगे, याद कर लेना, न्यूमेरिकल के समय डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। परफेक्टली इलास्टिक या इलास्टिक एक ही है। परफेक्टली इनइलास्टिक और इनइलास्टिक अलग अलग है। चाहे एग्जाम में लिखा है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन या सिर्फ इलास्टिक कोलिजन, एक ही बात है। लेकिन यदि एग्जाम में लिखा है परफेक्टली इनइलास्टिक, तो भैया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी खो दी, और इनइलास्टिक कुछ काइनेटिक एनर्जी खो दी, ये अलग अलग है। तो परफेक्टली इलास्टिक में एक बार फॉर्मूले आपके लिए लिख देता हूं, क्योंकि जब आप वीडियो रिवाइज कर रहे हो तो आपको ये फॉर्मूला फिर एक बार रिकॉल हो जाएगा। टक्कर के बाद की वेलोसिटी का फॉर्मूला है m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या फॉर्मूला है बेटा? m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1। ठीक है बेटा? इसी तरह से v2 का फॉर्मूला भी कर लेना। v2 का फॉर्मूला भी आपको बताया है, m1 की जगह 2 आ जाएंगे, 2 की जगह 1 आ जाएंगे। अपने टॉपिक को कंटिन्यू करें। तो मेरे बेटा ये जो हमारा यहां आ गया, अब मुझे पता है कि ये फाइनल वेलोसिटी इसकी भी है और इसकी भी है, और यहां मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, लेकिन कितना? तो भाई लॉस निकालना है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दो। भाई लॉस का मतलब है शुरू में ज्यादा था, बाद में कम है। गेन का मतलब होता है फाइनल बड़ा है, इनिशियल छोटा। तो जब भी गेन निकालने को कहें फाइनल माइनस इनिशियल। लॉस का मतलब होता है इनिशियल बड़ा था, फाइनल कम है, तो इनिशियल में से फाइनल माइनस करना है। जब भी लॉस निकाले तो इनिशियल में से फाइनल माइनस करना है, जब भी लॉस निकाले। और ये देखें चेंज, तो चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं, चाहे पॉजिटिव आए या निगेटिव आए। 3 चीजें हैं, गेन, लॉस और चेंज। यहां आपके न्यूमेरिकल आएंगे कि एक बॉल कार से टकरा गई, लॉस इन एनर्जी बताइए। तो लॉस जब भी कहें, आखिरी बार बोल के खत्म कर रहा हूं, लॉस जब भी कहें तो इनिशियल माइनस फाइनल, गेन जब भी कहें फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज पूछें तो ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल।
तो मैं इनिशियल में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस करूंगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर। फाइनल में तो v सेम है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हाफ कॉमन ले लो, दो एक स्टेप शॉर्टकट भी मारूंगा। हाफ कॉमन ले लो, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स का काम खत्म। m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर बचा फर्स्ट ब्रैकेट में, हाफ बाहर चला गया। सेकंड ब्रैकेट हाफ तो कॉमन आ चुका, ये रहा, बचेगा m1 v1 स्क्वायर m1 v स्क्वायर प्लस m2 v स्क्वायर। तो v स्क्वायर भी कॉमन ले लो। v क्या है? कोलिजन के बाद की वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला ये रहा। क्या है कोलिजन के बाद की वेलोसिटी? तो जवाब है m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। जल्दीबाजी नहीं, आज के सारे टॉपिक ही दोबारा पढ़ने हैं आपको, घर पे बैठ के समझ में आएंगे गारंटेड। लेकिन स्लो मोशन में वीडियो की स्पीड डाउन करके पढ़ना, एक एक लाइन दुगने समय में सुनना। ये है m1 प्लस m2 जो कॉमन आने से बचा था, ये v है, लेकिन v स्क्वायर लिया था कॉमन तो इसका स्क्वायर, एक पावर से नीचे स्क्वायर कट गया और जो बचा है हाफ तो बाहर, m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर माइनस, अब m1 प्लस m2 की एक पावर तो कट गई, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। न्यूमरेटर अभी भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर की एक पावर कट गई है, आ गया इसमें अपॉन 1। प्योर मैथमेटिक्स। कोई बच्चे कहेंगे बहुत बड़ा है, भैया इसे याद नहीं करना, तुम्हें बस ये याद रखना है इनिशियल में से फाइनल एनर्जी माइनस करनी है, फिर ये मैथमेटिक्स बता रहा हूं मैं। इन दोनों का एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे तो m1 प्लस m2 ये एलसीएम आएगा। अब m1 प्लस m2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, जगह भी बचानी है, और 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब मैं बाकी का पीछे का मिटा दूं। एक बार देख लो क्या किया है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। पहले हाफ सारे में से कॉमन ले लिया, ये पहली ब्रैकेट रह गई, इसमें हाफ तो पहले ही बाहर चला गया था, v स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में m1 प्लस m2 बचा, v स्क्वायर की वैल्यू रख दी वो जो निकाली थी, फिर एक m1 प्लस m2 की पावर कट गई, यहां तक आ गए। अब क्या बचा हुआ है हमारे पास? हमारे पास बचा हुआ है दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाइड विद m1 प्लस m2 माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, हाफ, जल्दी नहीं कर रहे, पहले m1 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, m1 को इससे, m1 को इससे, फिर m2 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो बचेगा m1 को इससे भी और इससे भी, m1 u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर, m1 का प्रोडक्ट दोनों से प्लस m2 का प्रोडक्ट दोनों से, तो m2 का इससे प्रोडक्ट m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, ये हो गया इसका प्रोडक्ट, माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर, बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर
प्लस m2 स्क्वायर सर u2 स्क्वायर। एक सर मिनट, स्टार्टिंग में सर m1 स्क्वायर और u1 स्क्वायर होगा। स्क्वायर नहीं करा आपने। m1 स्क्वायर ये है, इधर भी करते रहो, चेक करवा दूंगा। तो ये हो गया m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 u1 u2 स्क्वायर u1 u2। थोड़ा सा बस यहाँ केयरफुल रहना, टिपिकल बिल्कुल नहीं है, थोड़ा लेंदी है। अब मेरे बेटा इसके बाद तुम्हारे पास m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर कट जाएगा, m2 ये माइनस क्यों लग गया, क्योंकि ब्रैकेट बाहर माइनस था तो तीनों के साइन चेंज हो गए। m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर कट जाएगा, डिनोमिनेटर में अभी भी m1 प्लस m2 है। अब इसके बाद लास्ट स्टेप, हाफ, इसमें भी m1 m2, इसमें भी m1 m2 और इसमें भी m1 m2 कॉमन। ब्रैकेट में रह जाएगा u2 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस 2u1 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये बन जाएगा बेटा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट में u2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। चाहे तो लिख दो u2 माइनस u1 का होल स्क्वायर या u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा यहां तक का ये है बेटा मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, ठीक है, मैक्सिमम लॉस। भाई परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन से ज्यादा लॉस कहीं नहीं हो सकता। तो ये यदि कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि m मास की बॉडी u वेलोसिटी से जा रही है, 2m मास की बॉडी रेस्ट पर है, बताओ इस टक्कर में मैक्सिमम कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है। सीधे फॉर्मूला लगा दो, m1 को रख दो m, u1 को रख दो u, m2 को रख दो 2m, u2 को रख दो 0। समझ गए, पहला मास m, उसकी वेलोसिटी u, दूसरा मास 2m, वेलोसिटी 0। अब इसी फॉर्मूले में यही रख देता हूं, हाफ m इंटू 2m m1 m2 अपॉन m प्लस 2m 3m m प्लस 2m 3m u2 माइनस u1 यानी 0 माइनस u का स्क्वायर, तो माइनस तो हटी गया, u स्क्वायर बच गया, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया m ये नीचे m1 प्लस m2, एक m कट गया, ठीक है बेटा। तो ये तो 2m स्क्वायर था, नीचे 3m था, एक m कट गया और 2 से 2 कट गया, एक m से m कट गया, तो यानी m/3u स्क्वायर का लॉस हो सकता है। तो इस तरह से मैंने तरीका बताया, भी तो न्यूमेरिकल आगे आएंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, वो भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से जुड़ी हुई है। क्या हर बार एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है? क्या I इक्वल टू R हमेशा सत्य है? जवाब है नहीं। I इक्वल टू R हमेशा सही नहीं है, वो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में है। जैसे आप न्यूमेरिकल करते हो ना क्रिकेट पे कि एक बॉल आई थीटा एंगल पर और उतना ही एंगल बनाते हुए चली गई, वो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में होता है। अब जरा सुनिए, सोचिए क्या होगा। तुम्हें मैंने बताया था यदि कोई बॉल जमीन से टकराती है u वेलोसिटी से तो उछलती है eu वेलोसिटी से, बताया था। लेकिन उसके लिए ग्राउंड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होनी चाहिए।
यदि कोई बॉल ग्राउंड के पैरेलल जा रही है तो इट इज नॉट अ कोलिजन, ये टक्कर नहीं है, इसमें ई का प्रयोग नहीं होगा, ये बाद में भी यू विल। भाई यदि मैं बोर्ड के परपेंडिकुलर मानूंगा तो ये कोलिजन है, बोर्ड के पैरेलल चलाऊंगा इट इज नॉट अ कोलिजन। तो जो परपेंडिकुलर होती है जमीन के वो तो कोलिजन में इन्वॉल्व होती है, यू का ईयू बन जाता है, लेकिन जो वेलोसिटी पैरेलल होती है बोर्ड के या किसी भी सरफेस के वो कोलिजन में इन्वॉल्व नहीं होती और वो उतनी ही रहती है। अब यहां से ये कहानी शुरू होती है टक्कर होने से पहले और बाद की। मान लो बॉल यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर आई, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। टक्कर होने के बाद यदि मैं पूछूं कि वेलोसिटी क्या होगी, यू कॉस थीटा ग्राउंड के परपेंडिकुलर है तो कोलिजन के बाद वो बन जाएगा ईयू कॉस थीटा। ईयू कॉस थीटा ग्राउंड के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि यू साइन थीटा ग्राउंड के पैरेलल है, ये कोलिजन में इन्वॉल्व नहीं होगा और इसीलिए ये यू साइन थीटा से ही चलता रहेगा। फिर से देख, जो जमीन के परपेंडिकुलर है वो तो ई से मल्टीप्लाई हो गया और जो ग्राउंड के पैरेलल है वो चेंज ही नहीं हुआ। यू कॉस थीटा बदल गया ईयू कॉस थीटा में और यू साइन थीटा रहा अभी भी यू साइन थीटा। ये है टक्कर के बाद का वर्टिकल कंपोनेंट, ये टक्कर के बाद का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये है टक्कर के बाद की फाइनल वेलोसिटी v। अब यदि मैं कहूं कि ये कोलिजन के बाद कितना एंगल होगा, इसे थीटा डैश कह देता हूं, और क्या वेलोसिटी होगी, तो टक्कर के बाद की वेलोसिटी निकालनी है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेक्टर एडिशन का पुराना फॉर्मूला। ये इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल रहे हो तो ए स्क्वायर यानी कि बेटा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो वो तो 90 डिग्री है पहला वेक्टर, और दूसरा वेक्टर जिनका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं वो परपेंडिकुलर है, एक है दीवार के पैरेलल, एक है दीवार के परपेंडिकुलर। तो ए स्क्वायर लिख दिया, बी स्क्वायर लिख दिया प्लस 2ab cos 90, cos 90 जीरो हो जाता है छोड़ो से। इसे ऐसे भी कह सकते हो, ये वाला है यू साइन थीटा तो ये भी यू साइन थीटा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल से भी पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हो, ये है यू साइन थीटा, EU cos थीटा और V, U sin थीटा, EU cos थीटा और V। तो V हाइपनस है तो हाइपनस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उससे भी यही आएगा। ये है U कॉमन ले लो, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये टक्कर के बाद की वेलोसिटी का फॉर्मूला है और टक्कर के बाद वेलोसिटी मिल गई, थीटा डैश कितना होगा, तो tan थीटा डैश निकाल भाई। tan थीटा डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस u साइन थीटा अपॉन EU cos थीटा, न्यूमरेटर में u साइन थीटा, डिनोमिनेटर में EU cos थीटा। मैंने u पहले ही काट दिया, साइन थीटा अपॉन ई कॉस थीटा मतलब टेन थीटा अपॉन ई। मतलब ये कि टक्कर के बाद थीटा डैश कितना होगा वो ई पे डिपेंड करेगा। ई 1 होगा, यदि ई 1 होगा तो टेन थीटा डैश टेन थीटा के बराबर होगा, मतलब थीटा डैश थीटा के बराबर होगा, जितने एंगल पर आएगी उतने पे जाएगी। यदि E1 होगा
तो बॉल जितने एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पर जाएगी E1 होने में, थीटा डैश और थीटा बराबर, और जितनी स्पीड से आएगी उतनी स्पीड से जाएगी। चल इस वाले फॉर्मूले में स्पीड निकालते हैं। यदि E1 है, यदि E1 है तो ब्रैकेट के अंदर बचा, अंडर रूट के अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो हो गया 1। E तो 1 है, तो साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, उसका अंडर रूट लोगे वो भी 1। 1 इंटू यू यानी v बराबर u, जिस स्पीड से आएगी उसी स्पीड से जाएगी। ठीक है बेटा, E याद रखना हमेशा 1 से छोटा होता है। E इज इक्वल टू 1 पर, E इज इक्वल टू 1 पर ये जितनी वेलोसिटी से आएगी उतनी वेलोसिटी से जाएगी, जितने एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पर जाएगी। अच्छा, E इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा? यदि E 0 है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी E को 0 रख दो तो बस u sin थीटा बचेगी, यानी सिर्फ उसमें u sin थीटा वेलोसिटी होगी। u sin थीटा का मतलब ये वाली E इज इक्वल टू 0। यदि E 1 है तो वो जितने एंगल पर आई उतने पर गई, E 0 है तो यहां गई, सिर्फ u sin थीटा बची। करके देख लेना, E को 0 रखना तो u sin थीटा आएगा फाइनल वेलोसिटी। तो यानी आप बीच में कह सकते हो E 1 से 0 घटेगा तो थीटा कैसे बदलेगा? E इज इक्वल टू 1, जितने एंगल पर आई उतने पर गई। E कुछ कम हुआ जैसे 0.8 तो थोड़ा एंगल बड़ा हो गया। E और कम हुआ, E की वैल्यू 0.5 तो थीटा और बढ़ गया। E कम होता जा रहा है, थीटा बढ़ता जा रहा है। वैसे ही देख ले, E कम होता जा रहा है, थीटा डैश बढ़ता जा रहा है। E घटता जाएगा, थीटा डैश बढ़ता जाएगा। तो ये थीटा डैश यानी टक्कर के बाद का एंगल। E और कम हो गया जैसे 0.2 तो थीटा और बढ़ गया, और E 0 हो गया तो इधर। तो यदि बॉल, तुम सीधे समझ जाना, यदि एक बॉल टकरा के यहां गई और दूसरी यहां गई, जो कम एंगल पर गई वो लार्ज E है, जो ज्यादा एंगल पर गई वो स्मॉल E है, यानी E1 बड़ा है E2 से। और जो इधर गई पूरे 90 डिग्री पर वो E इज इक्वल टू 0 है। तो मेरे ख्याल में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का A to Z मैंने सारा आपको बता दिया है, समझा दिया है। कहीं से भी कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, आप ट्राई करने की सिचुएशन में आ गए हो, बस थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आगे और करानी। अब शीट के हिसाब से थोड़ा सा पावर इनपुट, पावर आउटपुट और एफिशिएंसी वगैरह ये सब फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स के लिए हैं, वो बताना रह गया है। वो न्यूमेरिकल के बीच बीच में बता दूंगा, जब इसका जिसका न्यूमेरिकल आएगा तभी बता दी 2 लाइनें। कल न्यूमेरिकल करने के हिसाब से आना, इस वीडियो के नोट्स बना करके मुझे कल सुबह भेजना, कल तक आप तैयार कर लो। 1 मिनट, अभी भागना नहीं।